43 साल का एक शख्स जिसके पास मोटरसाइकिल तक नहीं है, उसने महाराष्ट्र की प्रचंड मेजॉरिटी वाली देवेंद्र फडणवीस की सरकार को झुका दिया। आप समझ गए होंगे, बात हो रही है मनोज जरांगे पाटिल की, जिन्होंने अपनी शर्तों पर मराठा रिजर्वेशन हासिल कर लिया। सरकार ने भरोसा दिलाया कि आपकी मांगे मान ली गई। दावा किया जा रहा है कि मनोज जरांगे पाटिल ने 8 मांगे रखी गई थी, जिसमें से 6 सरकार ने मान ली है। लेकिन अब यह साफ हो चुका है कि कुणबी समुदाय से मराठा समुदाय को जोड़ दिया गया है। अब कुणबी समुदाय को जो आरक्षण मिलता था, उसी के अंतर्गत मराठा समुदाय को आरक्षण मिलेगा। अब इसमें एक हैदराबाद फैक्टर भी है, वो आपको मैं इस रिपोर्ट में बताऊंगा। लेकिन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है मनोज जरांगे पाटिल। आप सोचिए कि 3 साल पहले तक जिस शख्स को मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई नहीं जानता था, किसी को नहीं पता था कि मनोज जरांगे पाटिल भी एग्जिस्ट करते हैं, 3 साल के अंदर मनोज जरांगे पाटिल ने गजब का मराठा मूवमेंट जो है वो खड़ा किया। सोचिए वो कितने समर्पित थे इस आंदोलन के प्रति कि 4 एकड़ उनके पास खेत था, 2.5 एकड़ करीब बेच भी दिया था ताकि उनका मराठा मूवमेंट जो है वो चलता रहे, उसकी फंडिंग होती रहे। एक दुबले पतले शख्स का क्या कांग्रेस से कोई अतीत रहा है? अगर हां, तो क्या इस मराठा मूवमेंट को खड़े करने के पीछे कोई राजनीतिक शक्ति है? क्या मनोज जरांगे पाटिल किसी के पॉलिटिकल टूल हैं? यह सवाल इस आंदोलन के खत्म होने के बाद भी उठ रहा है। हम इन सारे सवालों का जवाब तलाशेंगे, लेकिन यह जान लीजिए कि मनोज जरांगे पाटिल एक मजबूत चट्टानी इरादे वाले ऐसे समाज सेवक, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर उभरे हैं जिनकी इच्छा शक्ति के आगे एक मजबूत सरकार झुक गई। मराठा आरक्षण आंदोलन अगर सफल हुआ और पब्लिक मनोज जरांगे के साथ खुद को कनेक्ट कर पाए, तो इसकी सबसे बड़ी वजह है मनोज जरांगे की सादगी। बताया जाता है कि मनोज का जो घर जालना के अंकुश नगर में है, वहां सिर्फ जरूरत का सामान ही पड़ा है। एक सोफा, 2 कुर्सियां और छत्रपति शिवाजी महाराज की कुछ मूर्तियां और तस्वीरें हैं। मनोज जरांगे की सादगी इस बात से भी साबित होती है कि उनके पास ना तो कार है, बाइक तक नहीं है। आंदोलन के लिए मनोज जरांगे और उनके समर्थकों ने बसों से और ट्रैक्टर से सफर किया है। 1982 में बीड जिले के मटोरी गांव में मनोज जरांगे पाटिल का जन्म हुआ था। वो मराठा कुणबी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता थे राव साहेब और मां थी प्रभावती। मनोज जरांगे का परिवार रोजी रोटी के लिए किसानी पर ही निर्भर था। समाज और समुदाय की मदद से भी उनका घर बार चलता था। मनोज जरांगे के पास कोई आलीशान गाड़ी नहीं है, ना कोई महलनुमा घर है, ना ही उनका कोई बड़ा बिजनेस है। 4 एकड़ की जमीन है, जिसमें से मनोज जरांगे ने मराठा आरक्षण आंदोलन की फंडिंग के लिए 2.5 एकड़ जमीन बेच दी। ये सच है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में मनोज जरांगे को 2.5 साल पहले तक कोई नहीं जानता था। अगस्त 2023 में जब मराठा आरक्षण के आंदोलन में हिंसा हुई, उसके बाद मनोज जरांगे का नाम सबने जाना। मनोज जरांगे ने अगर महाराष्ट्र की सरकार को झुका दिया है, तो इसमें मनोज जरांगे के साथ हर कदम खड़े रहने वाली उनकी पत्नी का भी योगदान है, क्योंकि मनोज जरांगे ने घर नौकरी छोड़कर मराठा आरक्षण का ही सपना देखा था और इसमें उनकी पत्नी सुमित्रा अपने पति के मिशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। मनोज जरांगे की सुमित्रा से 2003 में शादी हुई, लेकिन मनोज जरांगे ने बता दिया था कि वो एक सामाजिक योद्धा हैं और अपने समुदाय के लिए कुछ करना चाहते हैं। सुमित्रा कभी भी पति के मिशन में बाधा नहीं बनी। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में पत्नी सुमित्रा ने कहा था कि मनोज ने अपनी जिंदगी मराठा आरक्षण को समर्पित कर दी है, तो मैं भी उनके साथ उपवास पर हूँ। साल 2023 के बाद से मनोज जरांगे का ये 7वां अनशन था, जिसे मराठा समुदाय आरक्षण पाने की अपनी अंतिम लड़ाई बता रहा था। मनोज जरांगे जीत गए। ये बात बड़ी दिलचस्प है कि हमेशा सफेद कपड़ों और केसरिया पटका में नजर आने वाले मनोज जरांगे जितने दुबले पतले दिखाई देते हैं, उनके इरादे उतने ही फौलादी हैं। जरांगे को जानने वाले बताते हैं कि एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ने और किसानों और मराठों के लिए आंदोलन शुरू करने से पहले वो कुछ समय तक कांग्रेस के कार्यकर्ता भी रहे थे। प्राइमरी एजुकेशन पूरी करने के बाद मनोज जरांगे जालना जिले के अंबाड़ तहसील के शाहगढ़ चले गए, जहां उन्होंने एक होटल में काम किया। जरांगे को अंबाड़ के एक चीनी फैक्ट्री में नौकरी मिल गई। इसके बाद जरांगे ने पॉलिटिक्स में एंट्री मारी। जरांगे की पत्नी और बच्चे शाहगढ़ में रहते हैं। जरांगे ने मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान जिन लोगों की जान गई थी, उनके परिवार को मुआवजा दिलाने में भी बड़ी भूमिका निभाई है। मनोज जरांगे की पॉलिटिक्स में एंट्री कांग्रेस पार्टी में हुई थी। कांग्रेस के लिए काम करते हुए वो साल 2000 के आसपास युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के पद पर भी पहुंचे थे, लेकिन कुछ पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और मराठा समुदाय के लिए काम करने को ही अपनी राजनीति का ध्येय बना लिया। 2011 के आसपास जरांगे ने शिवबा नाम का एक संगठन बनाया,
जरांगे का ये मूवमेंट केवल मराठा आरक्षण के मुद्दे तक ही सीमित नहीं था, उन्होंने किसानों से जुड़ी समस्याओं को भी उठाया। 2013 में जरांगे ने जालना के जितने किसान थे उनके लिए जैकवाड़ी बांध से पानी छोड़ने की मांग को लेकर एक नया मूवमेंट शुरू किया था। जरांगे 2016 में पूरे राज्य में आयोजित मराठा आरक्षण समर्थक मार्च में बहुत एक्टिव थे। मध्य महाराष्ट्र के मराठावाड़ा से समुदाय के सदस्यों को देवेंद्र फडणवीस की नेतृत्व वाली तब की बीजेपी सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखने के लिए जरांगे मुंबई ले गए थे। और अब आखिर में आपको बताते हैं कि कैसे मनोज जरांगे ने महाराष्ट्र की सरकार को झुका दिया। मनोज जरांगे की मांग थी कि सरकार हैदराबाद गजट को आधार मानकर मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र के मराठा समाज को कुणबी होने का सर्टिफिकेट दे। कुणबी जाति से जुड़ी 58 लाख एंट्रीज का रिकॉर्ड पंचायतों में उपलब्ध कराया जाएगा। इससे मराठा समाज को कुणबी जाति का प्रमाण पत्र लेने में आसानी होगी। मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र के मराठों को ही फिलहाल कुणबी जाति के जरिए आरक्षण का लाभ मिलेगा और इसमें हैदराबाद गजट का बड़ा रोल है। हैदराबाद गजट निजामों के दौर में हैदराबाद की रियासत की अधिसूचना है, जिसमें कुणबी यानी किसान जाति को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग बताया गया है। ये तो आपको पता होगा कि आजादी के बाद मराठवाड़ा महाराष्ट्र राज्य का हिस्सा बन गया और इस समुदाय को मराठा कहा जाने लगा। मनोज जरांगे ये तर्क देते हैं कि मराठों की प्रामाणिक वंशावली का पता लगाने के लिए 1884 के दस्तावेज पर विचार किया जाना चाहिए। मनोज जरांगे की शुरू से मांग थी कि मराठा और कुणबी बराबर हैं, इसलिए मराठा समाज को कुणबी जाति का सर्टिफिकेट देकर ओबीसी आरक्षण दिया जाए। मनोज जरांगे ने अब अपनी जीत का ऐलान कर दिया है और मराठों के लिए वो किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टॉप सीक्रेट।